हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही ये कॉमन इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके थ्रू किसी सेंटेंस को, इंग्लिश सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानी। आज बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि होता क्या है, कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है लैंग्वेज। तो इंग्लिश है एक लैंग्वेज। अब हर लैंग्वेज होती क्या है? बेसिकली वही जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, इमोशंस, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, किसी से कहते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं? साउंड के फॉर्म में करते हैं। आप कहो रिटर्न भी होता है, लिखा हुआ भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन साउंड ज़रूरी होता है। हर लैंग्वेज साउंड फॉर्म में ज़रूर होती है। स्पोकन फॉर्म होता है, चाहे रिटन फॉर्म हो ना हो, लेकिन साउंड फॉर्म ज़रूर होता है हर लैंग्वेज का। जैसे कि हम अभी ट्राइबल एरियाज़ की बात करें, कबीले, आदिवासी जनजाति होती है, उनकी लैंग्वेज होती है वो साउंड फॉर्म में होती है, रिटन में नहीं होती है। और ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेज है जिनका कोई रिटन फॉर्म नहीं है, स्पोकन ही है सिर्फ। तो हर लैंग्वेज का साउंड फॉर्म ज़रूर होता है। और अब हम जो इंग्लिश के साउंड्स हैं उनको, और साउंड की बात करें तो इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम इन जो इंग्लिश के 44 साउंड्स हैं इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 26 लेटर्स से करते हैं। 26 लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं 44 साउंड को। इंग्लिश के जो 44 साउंड होते हैं वो इन्हीं 26 लेटर्स से डिराइव होते हैं, निकलते हैं। और बेसिकली हम जो 26 लेटर्स से इनके एक ग्रुप को या यूनिट को क्या कह सकते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितना होता है? एक ही होता है अल्फ़ाबेट। लेटर होते हैं 26। तो अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है दोस्तों, और जो 26 लेटर्स हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया वावल्स। ठीक है, क्या हो गया? वावल्स। क्या बोलेंगे इसे? वावल्स। दोस्तों, हमें आज के टाइम इंग्लिश में हमारे एग्जाम्स में स्पेलिंग टेस्ट करके क्वेश्चंस बनते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन पूछा जाता है। हर एक स्पेलिंग का, हर एक मीनिंग का स्पेलिंग पूछा जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन पूछा जाता है। तो हमें साथ ही प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण पे ध्यान देना है। हर शब्द को कैसे बोला जाता है। हम करते क्या है कि किसी भी शब्द को हम फिक्स हमारे यहाँ के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से जैसे उठा लेते हैं और उसको वैसा का वैसा ही बोल देते हैं। जैसे ओ को ओ ही बोलना है, हर जगह पे ओ को ही बोलना, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में ओ को कई तरीके से, कई जगह पे अलग अलग बोला जाता है, ए को अलग अलग बोला जाता है। तो वो हमें प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा और प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना होगा, तभी हम जो हमारे एग्जाम्स में स्पेलिंग टेस्ट आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उनको अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स, उनको अगर अच्छा बोलते हैं, उनका एक्सेंट अच्छा होता है तो इम्प्रेसिव होता है, अच्छा लगता है। तो वो भी ध्यान देना है हमें, बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। प्रोनाउंसिएशन, हमें प्रोनाउंस अच्छा करना होता है। अब देखो, इसको बोलूँगा मैं प्रोनाउंस, उच्चारण करना, जो कि क्या हो गया? वर्ब। और ये प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? नाउन हो गया। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण और प्रोनाउंस उच्चारण करना। इसमें ओ नहीं है, इसमें ओ है, यहाँ पे इसमें नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना है हमें साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी। ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन, जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, IPA,
IPA इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन करके एक इंस्टीट्यूट है जिसने इनका जो भी जितने भी लेटर्स है, जो भी जितने भी वर्ड्स बनते हैं, नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं इंग्लिश में, कहीं अभी भी जो डिक्शनरी है वो डेवलप हो रही है, तो उनका प्रोनाउंसिएशन सेट करते हैं ये अपनी तरीके से। सभी को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, कुछ भी कोई फिक्स नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जैसे इंग्लिश में बेसिकली हमें प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आर्बिट्ररीनेस है, और इसमें आर्बिट्ररीनेस होता है, यानी कि मनमानापन होता है। कहीं जगह पे वही चीज़ क्या है, कहीं जगह पे उसी को अलग कुछ कहते हैं, उसको अलग कुछ कहते हैं, उसको अलग कुछ कहते हैं, तो हम अपनी तरफ से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि इसे हाँ इसको यही बोलना है या इसका अर्थ यही होता है। हमें सीखना ही होता है किसी थ्रू से, डिक्शनरी से, किसी टीचर से, गूगल ट्रांसलेट से, किसी न किसी तरीके से सीखना ही होता है हमें। तो वो सीखना ही होता है, हमें ध्यान देना होगा उस पर, अपने आप धीरे धीरे सीख जाओगे तो हमें आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस पर। अभी से ध्यान देंगे हम प्रोनाउंस पे, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, जो कि स्पेलिंग टेस्ट करके क्वेश्चंस बनते हैं उस तरीके से। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं हमारी। तो हम बात कर रहे थे जो लेटर्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स, जो कि आप जानते हैं AEIOU, ठीक है, और कॉन्सोनेंट, जो कि इनके अलावा जो भी बचा 21 लेटर्स BCDF कंटिन्यू Z तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से फिर अगर लेटर्स से फिर क्या बनता है, लेटर्स से बन जाता है वर्ड, लेटर से बन जाता है वर्ड। तो वर्ड को क्या करें हम, क्या कहते हैं, आई यूनिट ऑफ लेटर्स, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मीनिंग, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जैसे बात करूँ मैं मीनिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे गर्ल, मैंने लिख दिया गर्ल, तो GIRL गर्ल मानी लड़की। तो इसका कुछ मीन है, ये यूनिट तो है, लेटर्स का यूनिट तो है, लेटर्स का ग्रुप तो है, लेकिन इसका कुछ मीन भी होना चाहिए, मीनिंग भी निकलना चाहिए। लड़की होता है इस वजह से ये वर्ड है। लेकिन अभी जैसे इसको मैं लिख दूँ कुछ ऐसे करके RILG, अभी भी ये यूनिट ऑफ लेटर्स तो है, पर मिसिंग क्या है, इसमें मीनिंग मिसिंग है, तो ये वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड नहीं हो सकता। तो वर्ड क्या हो गया, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। क्लियर, ठीक है, आगे बात करें। अब वही वर्ड से ही मिलके बनते हैं सेंटेंस, जो कि हमारा टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया मैंने यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्पीच, या फिर कह लो आप सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी हम कुछ कहते हैं, कुछ भी हम कहते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में, जो भी कुछ लिखेंगे तो उसमें कुछ लेटर्स होंगे, वर्ड्स लेटर्स होंगे, लेटर्स से वर्ड बने होंगे, और वर्ड्स का ग्रुप होगा अलग अलग, किसी में 10 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में कुछ भी होगा। तो जो भी वो वर्ड्स होंगे वो किसी न किसी कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, किसी न किसी कैटेगरी में आएंगे, और वो जो कुछ कैटेगरीज होती है उन्हीं को हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे हम बेसिकली। तो बात करते हैं आगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, कितने होते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने होते हैं, कितने निकलते हैं। तो सबसे पहला तो बात कर ले हम नाउन, ठीक है, नाउन। अच्छा, दूसरा हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब इसको जैसे हम बोल रहे हैं ये ओ होता है, इसको कभी भी ओ करके नहीं बोलते, पूरा ये बोला जाता है प्रोनाउन, हल्का सा लेना होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है अभी, ये जॉब नहीं है, जॉब, जॉब। क्या लिखा हुआ है, हॉट नहीं, हार्ट, 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 ये लेना होता है साउंड हमें। तो जैसे प्रोनाउन, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 तो हो गए, फिर वर्ब, ठीक है, 3 हो गए, 4 हो गया। चौथे की बात करें हम तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसे,
एडजेक्टिव, डी को साइलेंट रखेंगे, एडजेक्टिव। जैसे कि अभी ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एडजस्ट, 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 डी को साइलेंट रखना बेसिकली नहीं बोला जाता है। मतलब इंग्लिश में जो 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, वो कई साउंड्स तो ऐसे हैं जो हमारे हिंदी में होता ही नहीं है, हिंदी में होता ही नहीं है। तो वो हमें थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा काम करना होता है। हमारी जीभ, हमारी जो टंग है, हमारा जो माउथ सिस्टम उस तरह से चलता नहीं है, क्योंकि हम कभी बोलते नहीं हैं। जैसे कि आप कभी जो प्योर इंग्लिश एक्सेंट सुनोगे वो बिल्कुल अलग ही होगा, हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनका अलग तरीका होता है थोड़ा बोलने का। हमारे हिंदी में कई साउंड्स होते ही नहीं हैं इंग्लिश में जो कि होते हैं, तो बोलेंगे एडजेक्टिव। अच्छा, 4 हो गए, 5वां हो जाएगा एडवर्ब। फिर 6ठा क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, प्रीपोजिशन नहीं, परिपोजिशन नहीं, इसे बोलेंगे हम, वो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ठीक है। 7वां हो जाएगा अपना कंजंक्शन, कंजंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। और 8वां हो गया इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 8 होते हैं हमारे हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो इंग्लिश चल रही है यहाँ पे ट्रेडिशनल इंग्लिश। वैसे हम देखें इसे तो जो एडवांस इंग्लिश चल रही है, या कई इंग्लिश स्कॉलर्स ने, अंग्रेज विद्वानों ने इसके 9 पार्ट्स भी बताए हैं, और कईयों ने 10 भी बताए हैं। 10 भी पढ़े जा रहे हैं कई देशों में, कई जगहों पे, कई एडवांस इंग्लिश में 9 और 10 भी पढ़े जा रहे हैं। तो 9वां उन्होंने कहा, 9वां उन्होंने बता रखा है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर। और 10वां उन्होंने बता दिया आर्टिकल, 10वां उन्होंने बता दिया आर्टिकल। लेकिन हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ 8 का, 8 होते हैं हमारे। ठीक है, 8 हैं। ये जो डिटर्मिनर और जो आर्टिकल है ये हम पढ़ लेते हैं एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में आ जाते हैं हमारे ये। पर कुछ इंग्लिश स्कॉलर्स ने और एडवांस इंग्लिश में उन्होंने एडजेक्टिव से निकाल के इन्हें अलग बना दिया, अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर दिया। बाकी हम इसे एडजेक्टिव में पढ़ लेते हैं। तो डिटर्मिनर हो गया और आर्टिकल हो गया, और डिटर्मिनर का ही पार्ट होता है आर्टिकल। तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें जो पढ़ना है हमारे एग्जाम्स के हिसाब से, हमारी जो एकेडमिक लेवल पे हम पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे, एडवांस पे नहीं जाएंगे फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स, ये मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो चुके हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुके हैं हमारे। अब इनके बारे में हल्का फुल्का थोड़ा ब्रीफली, बिल्कुल थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करके हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पहले नाउन की। नाउन होता क्या है, तो सीधे शब्दों में कहूँ मैं अगर, तो नेम इज़ नाउन, ख़त्म बात, बिल्कुल। नाम ही संज्ञा है। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को, इमोशंस, किसी भी तरह का किसी का भी नाम आ रहा है, किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम है, तो वो ही नाउन है। नेम इज़ नाउन। जैसे ये कुछ है मेरे हाथ में, इसे हमने नाम दे दिया, डस्टर दे दिया, ये मार्कर है, पेन है। किसी को भूख लग रही है तो भूख नाउन है, प्यास लग रही है, प्यास नाउन है, गुस्सा आ रहा है, एंगर नाउन है। सभी कुछ जो भी चीज़ है, किसी का भी नाम है, बेसिकली नाम आ गया तो वो नाउन है। फिर उनको भी कई पार्ट्स में कर रखा है, जो कि हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो नाउन क्या हो गया, नाउन क्या हो गया, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन वही संज्ञा के स्थान पे जो काम आता है, संज्ञा के स्थान पे काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जो नाउन को रिप्लेस करें वो वर्ड हो गए प्रोनाउन। तो क्या काम करता है प्रोनाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है। अब करते हैं वर्ब की बात। वर्ब क्रिया, कुछ ना कुछ होना, काम होना, कुछ करना। तो वर्ब क्या हो गया, एक्शन वर्ड, एक्शन होता है इसमें। ठीक है। फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो इसका काम है डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, 5वां पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब। एडवर्ब भी वही काम करता है, डिस्क्राइब करता है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमें, लेकिन नाउन या प्रोनाउन की नहीं। जो नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा हमें, कुछ भी अतिरिक्त नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो एडवर्ब है वो बताएगा हमें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा या तो वर्ब की या एडजेक्टिव की या फिर खुद एडवर्ब की भी। तो ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब्स वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब। डिस्क्राइब्स है वर्ब, एडजेक्टिव या इटसेल्फ, खुद को भी ये डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब भी एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम प्रेपोजिशन पर। तो प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होते हैं, मतलब कि रिलेशन बताते हैं किन्हीं दो शब्दों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो चीज़ों के बीच में। जैसे कि बोर्ड किस पर है? बोर्ड वॉल पर है, द बॉल इज़ ऑन द वॉल। टेबल पर पेन रखा हुआ है, पेन पर टेबल के नीचे बिल्ली है, छत पर पंखा है, इसके नीचे वो है, उसके ऊपर वो है। तो जो रिलेशन बता रहा है वो होता है प्रेपोजिशन, ऐसे वर्ड। तो ये हो गया हमारा रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं कंजंक्शन। ठीक है, इसको कभी भी बोलते टाइम हम कंजक्शन कर देते हैं, जो कि अलग ही अर्थ निकल जाता है कंजक्शन का। आप देखो तो ये क्या है? कंजंक्शन। इस एन को साइलेंट नहीं करना है। तो कंजंक्शन क्या काम करता है? वही कंजक्ट करने का काम करता है, यानी कि कनेक्ट करता है किन्हीं दो शब्दों को, दो वाक्यों को। एंड, बट, इफ, ओनली, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। तो कंजक्शन क्या हो गया? कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन तो जैसे अभी आप ये क्लास देख रहे हो, अपने हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में देख रहे हो, आपका फ़ोन अचानक से छूट के गिर जाए, तो अचानक से गिरते ही आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा, ज़रूर निकलेगा पक्का। हाँ, अरे टूट गया रे। बैठे हो आप, अभी आपके नीचे से कोई कीड़ा, कोई सांप वगैरह आ जाए, तब भी कुछ ना कुछ अचानक से निकलेगा, मुंह से अपने आप आवाज़ निकलेगी, कुछ ना कुछ सब निकलेगा। या फिर अचानक से कोई चीज़ जिसकी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो कुछ हो जाए, या फिर सरप्राइज हो जाओ, तब भी आपके मुंह से कुछ खुशी में, दुख में कुछ ना कुछ वर्ड्स निकलेंगे। तो ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ शब्द जिनको बोलने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से अचानक निकल जाते हैं वो। तो ऐसे वर्ड्स इंटरजेक्शन होते हैं। तो वही सडन फीलिंग, एक्सप्रेसिव वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड, ऐसे शब्द जो कि अचानक निकले। वाह, हुर्रे, अरे, ग्रेट, वाओ, ऐसे शब्द, कुछ शब्द हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं वैसे होने में तो, पर कुछ शब्द इंग्लिश ने उठाए हुए हैं जो कि बेसिकली हर एक के मुंह से निकलते हैं और वो किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरऑल व्यू हमने देख लिया। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच होता ही है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक को। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।